हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर में। और यह है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की जो फाउंडेशन यानी कि नींव है कहाँ से पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, यदि हम संविधान की बात करते हैं तो जो संविधान होता है वह किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियमों और उप नियमों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ की जो राजनीतिक ढांचा कैसा होगा और जनता किस प्रकार शासित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान, संविधान नियमों और उप नियमों का, संविधान नियमों और उप नियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? लिखित दस्तावेज, जिसके अनुसार सरकार का संचलन यानी कि जो सरकार होगी वो संचलन यानी कि सरकार चलेगी। ठीक है। और यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा यानी कि जो राजनीतिक ढांचा टिका होता है वो पूरा पूरा संविधान के ऊपर टिका रहता है। और जिसके अंतर्गत उसकी जनता, जिसके अंतर्गत उसकी जो जनता होती है वो क्या करती है? शासन करती है, शासित होती है, संविधान कहलाता है। और यदि हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की यदि हम नींव की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है बक्सर का युद्ध। यदि बक्सर की उससे पहले होता है प्लासी का युद्ध। यदि हमने प्लासी का युद्ध हिस्ट्री में पढ़ा, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। प्लासी का युद्ध क्या होता है? 1757 में होता है। ये होता है बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब नवाब सिराजू उद्दौला दौला के मध्य होता है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो 1757 ईस्वी में, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में। और अंग्रेजों की तरफ से होता है रॉबर्ट क्लाइव। जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर कासिम, वो उसे धोखा देता है, जिस कारण क्या होता है 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेजी इस युद्ध को क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं और अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। फिर होता है 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? अंग्रेजों की तरफ का हेक्टर मुनरो अंग्रेजी की ओर से लड़ते हैं और यहाँ से मीर कासिम और सिराज उद्दौला की सेना मुन्नो हेक्टर के साथ क्या करती है? लड़ती है। और इस युद्ध में अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। तो दो युद्ध एक साथ में जीत जाते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और इसके बाद क्या होता है? जब प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो जो हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, जो EIC बोलते हैं, EIC जो होती है ना बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। ये आर्थिक रूप से प्लस राजनीतिक रूप से ये क्या हो जाती है? ताकतवर हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1965 में क्या होता है? बंगाल और बिहार, 1965 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। दीवानी का अर्थ है यहाँ से राजस्व से, यानी कि उससे पहले जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो कर होता है, जो टैक्स होता है, वे कौन ले होते हैं? जो राजा महाराजा होते हैं। लेकिन यहाँ से जब 64 का युद्ध क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो क्या होता है? जो राजस्व होता है सारा का सारा इकट्ठा कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए राजस्व को इकट्ठा करने के लिए वे एक एक्ट लेकर आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आता 1773 ईस्वी में। और इसके माध्यम से ही 1974 में कोलकाता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की क्या कर जाती है? स्थापना, जिसे बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहला यदि आपसे पूछा जा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई है कोलकाता में। कब की गई है? 1774 में। किस अधिनियम के तहत की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत
1974 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया गया। तो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। फिर न्यू पढ़ती है। सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ता है। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग यदि हम बात करते हैं, लगभग यदि हम बात करें भारतीय संविधान के अंदर 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद सीधे ही भारत शासन अधिनियम से उठाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना, आज यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका, तो आप लोगों का भारत शासन अधिनियम 1935 है। सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान में बहुत सा भाग इस अधिनियम से सीधा लिया गया है। शासन भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अप्रैल और इस भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की क्या पड़ी है भाई? स्थापना हुई। यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। इसी अधिनियम के तहत जिसका नाम है बर्मा, आज वर्तमान में उसे बोलते हैं म्यांमार, 1 अप्रैल 1937 को भारत से क्या कर दिया गया? हाँ, अलग कर दिया था। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। पहले बर्मा भी भारत का एक हिस्सा होकर था, ठीक है, लेकिन 1937 में से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर क्या होता? अब संविधान की मांग शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला बाल गंगाधर तिलक संविधान की मांग करते हैं, उसके बाद में गांधी जी भी संविधान की मांग करते हैं। फिर 1942 में जब देखते हैं बार बार संविधान की मांग उठाई जा रही है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। और ये 3 सदस्य की एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन के बाद संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। सबसे पहला बाल गंगाधर तिलक संविधान की मांग करते हैं, फिर गांधी जी करते हैं, फिर कांग्रेस करती है ऑफिशियल रूप से, और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, जो संविधान के निर्माण की बात करते हैं। और फिर लास्ट में अंत में कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 जो जुलाई में आता है। और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। संविधान सभा क्या किया जाता है? गठन। और जब संविधान सभा गठन किया जाता है तो उसमें संख्या होती है 389। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 389, जिसमें तो लगभग 292 ब्रिटिश प्रांतों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जो प्रतिनिधि करते हैं। फिर उसमें 93 यहाँ से होते हैं देशी रियासत, क्योंकि आज़ादी से पहले लगभग कितनी 500 कुछ रियासत थी हमारे यहाँ से, ठीक है। और उन 500 कुछ रियासतों में तो लगभग 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व होते हैं। और फिर आते हैं 4 चीफ कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। और पहली बैठक में फिर क्या होता है भाई? संविधान सभा की प्रमुख बैठक है। सबसे पहले आती है पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बना दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर सबसे पहली जो बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग रिपीटेड होता रहता है बार बार के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किसने किया था? तो उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना था मुस्लिम लीग में, ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग पहली बैठक का क्या करती है? विरोध करती है। मुस्लिम लीग क्या करती है? पहली बैठक का बहिष्कार कर देती है, और इसलिए इसका कोई भी निर्णय नहीं निकलता। फिर कुछ दिनों बाद लगभग 2 दिन बाद दूसरी बैठक ली जाती है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, ठीक है। और इसके स्थायी अध्यक्ष
ऐसे अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसने बनाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इससे पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर होता 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को लगभग 2 दिन बाद फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष यानी के सामने उद्देशिका प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, और इस उद्देशिका प्रस्ताव के साथ ही संविधान बनने की कार्रवाई क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो उद्देशिका प्रस्ताव होती है इस संविधान सभा द्वारा ना 22 जनवरी, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उद्देशिका को कब स्वीकारा गया संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो उद्देशिका थी या क्या कर ली गई? संविधान सभा द्वारा स्वीकार ली गई, एक्सेप्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर संविधान के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले समिति है, इधर अध्यक्ष आप लोगों के सबसे पहले थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाएगा। ठीक है, फिर आता संघ समिति, जिसमें भी संघ लगा आप लोगों को, जहां भी संघ दिखाई दे रहा, जहां भी संघ दिखाई दे वहां पर आप लोगों के अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को देखने को मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी संघ देखने को मिलेगा। फिर आता मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आता प्रांतीय, जहां भी प्रांतीय देखने को मिलेगा, जहां भी आपको प्रांतीय समिति देखने को मिलेगा वहां से उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रांत, क्योंकि जो प्रांत थे उस समय, ठीक है, उनका जो जिम्मेवारी थी एक करने की वो किसे सौंपी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, क्योंकि देशी रियासतों को एक किन्होंने एक करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने 500 कुछ रियासतों को एक किया था, भारत में विलय किया था, इसलिए ना लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी प्रांतीय समिति होगी, प्रांत, ठीक है, तो वह उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आता संचलन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचलन समिति। ठीक है, या देशी रियासत समझौता समिति, देशी रियासत समझौता कराने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 जून 1947 को यह घोषणा हो जाती है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना आ चुकी होती है, उसके तहत ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत मांग लिया था, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वे कह रहे थे अलग से देश की मांग के, मुस्लिमों के लिए अलग से देश चाह रहा था। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की। तो उस समय 3 जून 1947 को यह घोषणा हो जाती है कि भारत का बंटवारा होगा और भारत 2 भागों में विभाजित होगा, एक भारत और एक पाकिस्तान, और इसलिए जो पाकिस्तान था उसके लिए अलग से विधानसभाएं बनाई जाएगी। फिर देश के विभाजन के बाद, क्योंकि देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947। भाई मेरी थोड़ी हिंदी से कमजोर है, उसके लिए मुझे खेद है भाई, ठीक है ना। पर देख लो आप, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आजादी के बाद में पुनर्गठन किया गया, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अलग हो गया, और जो पाकिस्तान के सदस्य थे वे पहले कमेटी में थे, अब उन्हें थोड़ा ही ना कमेटी में बैठाएंगे, तो इसलिए उन्हें समिति सर कमेटी से क्या कर दिया गया बाहर, और पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947। तो आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1947, आजादी के बाद में। ठीक है, संविधान सभा हमारी जो घटक कितनी रहेगी, क्योंकि पहले कितने मेंबर थे? 389, लेकिन बाद में घटक कितनी रहेगी? 299 सदस्य संविधान सभा के अंदर रह जाते हैं। अब देखते हैं कहां से कितने सदस्य हैं। फिर 299 सदस्यों की कुल समिति रहेगी, इसमें से प्रांतीय सदस्य की हम बात करते हैं तो 229 सदस्य प्रांतीय थे, और 70 कौन सी थी? देशी रियासतों के सदस्य बैठाए गए। ठीक, फिर आती है संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति, जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है संविधान निर्माण के लिए।
और इस समिति में 7 सदस्य होते हैं। इस समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। यदि अन्य सदस्यों की हम बात करते हैं तो गोपाल स्वामी अयंगर, किया मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और बेल मिश्रा। जब संविधान सभा जो प्रारूप समिति होती है इससे निकल जाते हैं तो उनके स्थान पर एन माधव राव को लिया जाता है। ठीक, और जबकि जो डीपी खेतन, ठीक है, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जिस कारण इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचार्य को लिया जाता है। फिर आता विश्व भर के संविधानों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक, जो भी अच्छी बातें होती है, ठीक है, बारीकी से पढ़ने के बाद जो अच्छा लगता है कि भारत के लिए क्या उचित है वो भारतीय संविधान के लिए रखा जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर लिया जाता है। आज वर्तमान में यदि बात करें तो लोग बाग अपने देश का संविधान भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बाबा साहब की क्या आइडियोलॉजी रही होगी, उनकी क्या विचारधारा होगी कि उन्होंने विश्व के संविधान पढ़े हैं और विश्व के संविधान पढ़ने के बाद में उन्होंने भारतीय संविधान की क्या करी है, रचना करी है। ठीक है ना, और ये समझा कि कौन क्या चीज अच्छी है भारत के लिए और क्या चीज बुरी है। क्योंकि यदि आज हमारे सामने 4 ऑप्शन रख दिया जाए ना तो आज लोगों को 4 ऑप्शनों में भी ये नहीं भेद कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने विश्व भर के संविधानों को पढ़ने के बावजूद ये देखा कि भारत के लिए क्या सही है, तो उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही महान थी। ठीक है, वो एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनके बराबर आज हम सोच भी नहीं सकते। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो जाता है। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस संविधान सभा द्वारा क्या कर दिया जाता है, पारित या संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायरेक्ट कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया जाता है। तो अंगीकृत की बात करें जा तो कब किया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से पूछ जाएगा आप लोगों को विधि दिवस कब मनाई जाती है, तो विधि दिवस कब मनाई जाती है, 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संविधान से संबंधित। देखते हैं भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया जाता है। यानी कि इसका कुछ भाग, अंगीकृत का मतलब होता है इसका जो कुछ भाग उस समय जो आवश्यकता होती है उसे क्या कर दिया जाता, लागू कर दिया जाता उसी समय। ठीक है, और कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू किया जाता है और भारत एक गणतंत्र राज्य बनकर सामने आता है। ठीक है ना, यानी कि भारत एक गण राज्य बन जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। संविधान के प्रारूप पर ऐसा ही नहीं कि संविधान एकदम से लागू हो गया। संविधान का जब प्रारूप तैयार हुआ तो उस पर लगभग 114 दिन बहस होती है संविधान सभा द्वारा उस पर 114 दिन बहस होती है। 114 दिन बहस होने के बाद में संविधान को लागू किया जाता है। यदि संविधान के कुल खर्चे की हम बात करते हैं तो लगभग 64 लाख रुपए, और यदि फिक्स बात कर जाए जो कागजों में लिखा है, दस्तावेजों में वो लिखा हुआ है 63,96,729 रुपए का खर्चा संविधान निर्माण में होता है। और मूल संविधान में यदि हम मूल संविधान की बात करते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, कितनी है, 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर आता है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। पूछ जाएगा आप लोगों से कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर आता 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, ठीक है, इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। फिर आता 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या हमारा? वंदे मातरम। इस अपनाएगा तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना कि कब चीज अपनाई गई। तो दोबारा एक बार फिर से, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 26 जनवरी 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत क्या हमारा? वंदे मातरम। और लिखा किसके द्वारा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। ये पूछा जाता है कि लिया कहाँ से गया? आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया भाई? आनंद मठ, जो उपन्यास है। यदि हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का, अपने प्यारे भारत का। यदि पूछा जाए आप लोगों से कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, तो किसका है वो? भारत का। और विश्व को प्रथम लिखित संविधान, यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो किसका था भाई? अमेरिका का। किसका था? अमेरिका का। तैयार कब हुआ? 1787। लेकिन लागू कब हुआ? यदि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का संविधान कब तैयार किया गया, तो 1787 में तैयार किया गया था। यदि पूछा जाए लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 1789 में लागू हुआ। ठीक है। और संविधान की जननी, ये भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। संविधान की जननी किस देश को कहा जाता है? जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना। संविधान की जननी किस देश को कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। और जो ब्रिटेन का संविधान है ना, वो अलिखित है, लिखित। तो यहाँ से दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। संविधान अलिखित पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा भारत, अमेरिका, ठीक है, और एक दो और दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना, तो किसका अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का अलिखित संविधान। और संविधान की जननी भी सही कहा जाता है ब्रिटेन को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ठीक है। रहता भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है जब स्वतंत्र भारत होता है, तो भारत का सबसे पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, कौन कौन उसमें मंत्री होते हैं, बात करते हैं। यहाँ से सीधा वन लाइनर पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं हम। सबसे पहला था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फिर था गृह मंत्री। गृह मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के जो गृह मंत्री होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, ये होते हैं भारत के शिक्षा मंत्री। क्या होते हैं? शिक्षा मंत्री। फिर आता है जॉन मथई। जॉन मथई होते हैं रेल मंत्री। जॉन मथई क्या है? रेल मंत्री। फिर आता है जगजीवन राम। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री होते हैं। जगजीवन राम तुम्हें होते हैं श्रम मंत्री। फिर आता है बलदेव सिंह। अब देखो बलदेव सिंह को ना भाई रक्षा मंत्री। अब देखो रक्षा कौन कर सकता है? जिसकी भुजाओं में बल हो। जिसकी भुजाओं में क्या होता है? बल। ठीक है, वही क्या कर सकता है? रक्षा। तो इसलिए रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप इसे रिलेट करके पढ़ सकते हो। फिर आता स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य मंत्री था। स्वास्थ्य मंत्री कौन आप लोगों का? राजकुमारी अमृता कौर। अब देखो आप लोग इसे भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। स्वास्थ्य की बात हो रही, यदि आप अमृत पी लोगे, क्या पियोगे भाई? अमृत पी लोगे, तो आप क्या हो जाओगे? स्वस्थ, अमर हो जाओगे, आप स्वस्थ ही रहोगे। तो इसलिए जब भी आपसे पूछे स्वास्थ्य मंत्री कौन था, तो कौन है भाई? अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। अमृत आ जाओ, ठीक है, जब आप अमृत पी लोगे तो स्वस्थ रहोगे। फिर आता है भाई आर के षणमुखन शेट्टी। ये आप लोग के होते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का मतलब होता है पैसा, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि पैसा किसके हाथ में? पैसे की पेटी किस पर? आपको ऐसे याद रखना कि पैसे की पेटी किस पर? सेट्टी पर। किस पर भाई? पैसे की पेटी सेट्टी। तो याद रखना वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, पैसे किसके हाथ में थे? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था हमारा? तो वे थे आर के षणमुखन शेट्टी। तो हमारा मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू।
जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमने कितना सीखा। सबसे पहला था भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, ये हमारा को है। तो कब क्या अंगीकृत किया गया था हमारा संविधान? जल्दी जल्दी देखो, दिसंबर में, जनवरी में, 26 जनवरी 50 में, या 26 नवंबर 1949 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज द राइट ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब लगती है? देखो 9 दिसंबर 1946, या 9 नवंबर 1946, या 9 दिसंबर 1949, या 9 जनवरी 1900। ये सारे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो आता है नेक्स्ट, भारतीय संविधान, यदि संविधान सभा की हम बात करते हैं और उसमें प्रांतीय समिति, मैंने कहा था प्रांत, यदि प्रांत की बात कर जाएगी तो कौन आएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये हो जाएंगे हमारे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। फिर आता आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस अधिनियम द्वारा म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और 1937 में क्या कर दिया गया ऐसा? अलग। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई? किस के अंतर्गत? तो 1973, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ करी गई थी? कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जब भी एग्जाम से आता तो बच्चे गलत कर देते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छपगा क्वेश्चन जल्दी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि में अपना? तो राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि में अपनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947। तो अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और फिर संविधान सभा का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, देखो भाई मैंने कहा था स्वस्थ रहोगे, तो कैसे स्वस्थ रहोगे आप लोग? अमृत पी कर। तो अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री पैसों की पेटी किसके पास थी? सेट्टी के पास। तो आपको याद रखना, पैसों की पेटी किसके पास है भाई? सेट्टी के पास, आर के षणमुखन सेट्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस होती है? तो कितने दिन बहस होती है संविधान के प्रारूप पर? लगभग 114 दिन बहस होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की जाती है? किसके तहत की जाती है? तो भारत शासन अधिनियम
1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद, यानी कि भारतीय संविधान जब तक लागू हुआ, ठीक है, क्योंकि देश आजाद 1947 में हो गया और लागू कब हुआ 1950 में, तो इस बीच में देश कैसे चला, कौन से संविधान से चला, ठीक है, 2-3 साल जो अंतराल रहा बीच का, 2 से 2.5 साल, तो इस बीच में संविधान किससे चलता, मतलब देश किस संविधान से चलता है पूछा जा रहा। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद किस अधिनियम के अंतर्गत देश का शासन चलाएगा, तो किसके तहत चलाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा प्रभाव भारत शासन अधिनियम का भारत के संविधान पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जब सत्ता सौंपी गई तो किस योजना के तहत सौंपी गई, तो किस योजना के तहत सौंपी गई थी सत्ता, मैंने बताया था आप लोगों को, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों की सत्ता सौंप दी गई। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक, और हमारी गलतियों को कमेंट में जरूर पिन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।